हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। सो इस यूनिट में हम करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आखिरी यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 9। द नेम ऑफ यूनिट इज एजेंसी। सबसे पहले ये समझते हैं कि एजेंसी क्या होता है। जब कोई पर्सन अपने ही काम को किसी और को लोड करता है, तो जिसको लोड किया है उसको माना जाता है एजेंट, और जिस पर्सन ने लोड किया है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल। और जो उनका रिलेशनशिप बनता है उनको बोलते हैं एजेंसी। मीन्स व्हेन वन पर्सन delegate their work to any other person to conduct such work on that behalf is called as relationship of agency। मीनिंग से शुरू करते हैं। व्हाट इज एजेंसी? व्हाट इज एजेंसी? सो व्हेन ए पर्सन employs another to do certain act which the person is bound to do, then such a relationship is called as agency। जब कोई पर्सन किसी और को एम्प्लॉय करता है, किसी और को हायर करता है ऐसे कुछ एक्ट करने के लिए जो वो पर्सन खुद करने के लिए बाउंड था, उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं एजेंसी। द पर्सन ऑथोराइज टू डू, जिसको मैंने ऑथोराइज किया है भाई आप एक्ट करोगे मेरे बिहाफ पे, उसको हम बोलते हैं एजेंट। द पर्सन हु अपॉइंट्स सच अदर पर्सन, जिस पर्सन ने किसी और को अपॉइंट किया है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ओके, सो व्हाट इज अ टेस्ट ऑफ एजेंसी? इसका मतलब है कि कब हम एक रिलेशनशिप को एजेंसी बोलेंगे, मतलब कोई पर्सन मेरे बिहाफ पे कोई काम करेगा तो कब मैं उसको एजेंट बोलूंगा, कब मैं अपने आप को प्रिंसिपल बोलूंगा, और कब हमारा रिलेशनशिप एजेंसी का नाम लेगा। इन दिस विल स्टडी द ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी व्हेन द पर्सन हैव पावर टू बाइंड। फर्स्ट इज power to bind, second is answerable, and third is whether he can establish the privity of contract between the principal and third party। मोरोवर सिर्फ दो पॉइंट हैं जिसमें हम ट्रू टेस्ट पता लगाते हैं। फर्स्ट इज, अगर एजेंट के पास पावर टू बाइंड है, मींस अगर बी मेरा कोई एजेंट है, वो कोई एक्ट करेगा जिससे कि मैं बाउंड हो जाऊंगा, देन वी आर इन द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी और ये मेरा एजेंट माना जाएगा। सेकंड, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर एजेंट के काम करने से प्रिंसिपल बाउंड हो और प्रिंसिपल के पास भी राइट टू शू आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एजेंसी रिलेशनशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ एजेंसी के दो पार्ट्स हैं। अगर बाइंड करने की पावर हो किसी और पर्सन की कि कोई पर्सन काम करेगा, बाउंड मैं हो जाऊंगा उससे, कोई पर्सन काम करेगा और मैं भी शो कर सकता हूं किसी और पर्सन को, तो इसमें हम कह सकते हैं दैट द रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज एजेंसी। अगर इन दोनों का आंसर अफर्मेटिव है, मतलब पॉजिटिव है, तो एजेंसी है, नहीं है तो एजेंसी नहीं है। रूल क्या होता है? क्वी फैसिट पर एलम फैसिट पर से, क्वी फैसिट पर एलियम फैसिट पर से। इसका मतलब ये है दैट मींस द पर्सन हु एक्टेड थ्रू एन एजेंट इज ट्रीटेड एज एक्टिंग हिमसेल्फ। अगर कोई पर्सन एजेंट के थ्रू एक्ट कर रहा है तो यही माना जाएगा कि वो अपने आप ही एक्ट कर रहा है। जैसे ए ने बी को बोला कि आप मेरे बिहाफ पे सी से कोई परचेज कर लो, गॉट इट। अब बी यहाँ पे एजेंट है, बट माना क्या जाएगा कि ए खुद ही एक्ट कर रहा है, ये एजेंसी का बेस होता है। देन अपॉइंटिंग एन अथॉरिटी ऑफ एजेंट, ये अच्छा पॉइंट है, सुनना ध्यान से। हु में एम्प्लॉय एन एजेंट, कौन एम्प्लॉय कर सकता है? ए पर्सन हु इज द मेजर साउंड माइंड में एम्प्लॉय एन एजेंट। दस ए माइनर और अनसाउंड माइंड कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट। कोई माइनर है या फिर कोई अनसाउंड माइंड है वो एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से ए बी सी, यहाँ पे ये पर्सन एजेंट है और दो केसेस ले लेते हैं यहाँ पे। जनरल पॉइंट क्या है? अगर ये सी के साथ कोई भी काम करेगा, बाउंड उससे कौन होगा? ए बाउंड होगा, राइट। बट अगर ए हमारा माइनर हुआ, ये छोड़ दो, अगर ए हमारा माइनर हुआ, मतलब जिसने इंप्लॉय किया है एजेंट को वो माइनर हुआ, तो क्या वो बी के एक्ट से कभी बाउंड होगा? क्या कभी माइनर बाउंड होता है किसी के एक्ट से? नो। तो इसलिए जो हायर कर रहा है मींस प्रिंसिपल, वो कभी भी माइनर नहीं होना चाहिए। हुम में बी एन एजेंट, कोई भी पर्सन हो सकता है एजेंट, मतलब बी माइनर भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? माइनर हो चाहे एजेंट हो, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? कोई थर्ड पार्टी, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो इसीलिए ये माइनर नहीं हो सकता क्योंकि इसको तो रिस्पॉन्सिबल ठहराना ही है, बट जो रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा वो माइनर हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये मैंने हमें यूनिट नंबर 2 में भी किया था। कंसिडरेशन जरूरी नहीं होती फॉर द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, द रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट मे बी क्रिएटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। दो तरह की एजेंसी होती है। फर्स्ट इज एक्सप्रेस, सेकंड इज इम्प्लाइड। एक्सप्रेस किसको हम बोलते हैं? एन अथॉरिटी इज सेड टू बी एन एक्सप्रेस व्हेन इट इज गिवन बाय द वर्ड स्पोकन और रिटन। जब हम अपनी अथॉरिटी किसी को लिख के दे, बोल के दे, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी, जहां पे
कोई भी एक्सप्रेसली बात नहीं करी गई हो, बट काम करने के तरीके से, द वे ऑफ एक्ट से हमें पता चलता है दैट दीज पर्सन्स आर इन अ रिलेशनशिप ऑफ एजेंसी, तो उसको बोलते हैं इम्प्लाइड एजेंसी। एग्जाम्पल जैसे इफ ए पर्सन रियलाइज टू द बैंक एंड गिव इट टू द लैंडलॉर्ड, ही इम्प्लाइडली एक्ट फॉर द लैंडलॉर्ड एज एन एजेंट। कोई पर्सन ऐसा है जिसने कुछ रियलाइज करवाया बैंक से पैसा और लैंडलॉर्ड को दे दिया, तो मतलब लैंडलॉर्ड के रूप में एक्ट कर रहा है। टाइप ऑफ इम्प्लाइड एजेंसी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इम्प्लाइड एजेंसी के टाइप्स क्या है। फर्स्ट इज एजेंसी बाय स्टॉपल, एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पढ़ते हैं क्या होता है। फर्स्ट इज एजेंसी बाय स्टॉपल। सुनो मेरी बात ध्यान से। लेट्स से यहाँ पे एक पर्सन था सोनू, यहाँ पे एक पर्सन था मोनू, ओके, और यहाँ पे एक पर्सन था लेट्स से किसका नाम ले, रामू, ठीक है। अब सोनू और मोनू जस्ट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई हैं, ओके, मींस कह सकते हो आप, इनका कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है एजेंसी वाला। बट मोनू सोनू के तौर पे एक्ट कर रहा है, या मोनू अपने आप को सोनू का क्या बता रहा है, एजेंट। किसके सामने, रामू के सामने, ओके। और रामू ने इस बात को बिलीव भी कर लिया कि हाँ मोनू सोनू का एजेंट, क्योंकि सोनू इस बात से इनकार नहीं कर रहा है, तो मोनू को मान लिया जाएगा दैट मोनू इज द एजेंट ऑफ सोनू। इसको बोलते हैं एजेंसी बाय स्टॉपल। स्टॉपल मतलब रूल क्या होता है ये सुनो। स्टॉपल का मतलब होता है जैसे कोई पर्सन अपने आप को कुछ रिप्रेजेंट करता है, तो वो मान लिया जाता है कि वो पर्सन एक्चुअल में वो आइडेंटिटी रखता है, उसको बोलते हैं स्टॉपल। वेयर द प्रिंसिपल बाय हिज कंडक्ट induces other person that a certain person is his agent, then he cannot deny such fact subsequently। अगर प्रिंसिपल अपने कंडक्ट से किसी और पर्सन को इंड्यूस करे कि कोई पर्सन उसका एजेंट है, तो वो बाद में डिनाई नहीं कर सकता। या तो प्रिंसिपल खुद ही बोले, या प्रिंसिपल किसी और को अलाउ करे कि वो अपने आप को उसका एजेंट रिप्रेजेंट कर सकता है, तो बाद में वो इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकता कि इसने झूठ बोला था या फिर ये मेरा एजेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, फिर स्टॉपल की रिक्वायरमेंट। फर्स्ट इज कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, मतलब सामने वाले को कोई बात जानी चाहिए, इधर एक्सप्रेस और इधर इम्प्लाइड। और एक रिप्रेजेंटेशन किस चीज की, दैट दे हैव अथॉरिटी टू डू सर्टेन एक्ट, कि कुछ काम करने की हमारे पास अथॉरिटी है। थर्ड पार्टी इंड्यूस, वो पार्टी इंड्यूस भी होनी चाहिए। एंड थर्ड पर्सन ने इसको बिलीव भी किया हो और कॉन्ट्रैक्ट भी किया हो। इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, अब यहाँ पे एक पर्सन है ए, यहाँ पे एक पर्सन है बी, ओके। अब जो ए है ना, वो थर्ड पार्टी को कह रहा है कि मुझे ना हमारे फर्म के नाम पे 10,000 गुड्स दे दो। बट जो हमारा थर्ड पार्टी वो क्या कह रहा है, नहीं हम तो सिर्फ प्रिंसिपल को ही देंगे। तो यहाँ पे एक क्या बोलता है प्रिंसिपल के सामने कि मैं इसका एजेंट हूँ, इसके बिहाफ पे मैं परचेज कर रहा हूँ, और ये थर्ड पार्टी ने बिलीव कर लिया। तो ये क्या हुई, रिप्रेजेंटेशन कि मैं इसका एजेंट हूँ, एक्सप्रेसली थी ये वाली बात, टू डू सर्टेन एक्ट मतलब परचेज करने की, इंड्यूस इस थर्ड पार्टी ने उसको बिलीव भी किया हो, और उसने कॉन्ट्रैक्ट भी किया हो। तो ये सारी बात मिलके हमारी बनती है एजेंसी बाय स्टॉपल, ओके। देन एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होता है, कोई पर्सन ऑथराइज ना हो कोई काम करने के लिए, बट जस्ट टू सेव द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस। इमरजेंसी में कोई एक्ट करने के लिए, नेसेसिटी में कोई एक्ट करने के लिए, जिससे प्रिंसिपल का और फर्म का कोई नुकसान होने से बच जाए, उसको बोलते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी अराइज ड्यू टू सम इमरजेंट circumstances। In emergency, a person is authorized to do what he cannot do in the ordinary circumstances। इमरजेंसी के केस में कोई पर्सन वो सारे काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं करता। इन इमरजेंसी ही एक्वायर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट और स्पेशल राइट टू प्रिवेंट हिज प्रिंसिपल फ्रॉम एनी लॉस। इमरजेंसी के केस में उसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट आ जाता है कि वो प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए कोई भी राइट एक्सरसाइज कर सकता है। देन एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है, जब लॉ ट्रीट करे दैट दीज टू पर्सन आर इन द रिलेशनशिप ऑफ एजेंसीज। के बेस्ट एग्जांपल है पार्टनरशिप। हालांकि पार्टनरशिप में कोई प्रिंसिपल एजेंट एक्सप्रेसली नहीं होता, बट लॉ मानता है कि ईच पर्सन आर प्रिंसिपल एज वेल एज एंड एजेंट एज वेल एज फॉर ईच अदर, तो उसको बोलते हैं एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। एग्जांपल पार्टनर म्यूचुअल एजेंसी। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब सुनिए पहले क्या होता है। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूव या फिर अप्रूविंग ऑफ अनअप्रूव्ड
अप्रूविंग ऑफ अनअप्रूव्ड एक्ट। इसलिए क्या लिख दिया आपने, मतलब कि अनअप्रूव्ड एक्ट था या फिर अनऑथराइज्ड एक्ट का, जिसके लिए मैंने किसी थर्ड पर्सन को अथॉरिटी नहीं दी थी। अब उसने वो काम कर दिया, बट मैं कहता हूँ चलो ठीक है ना, ये काम मुझे करना ही था, तो इसने कर दिया, अच्छी बात है। तो उसको वो अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी अगर वो मेरे बेनिफिट में है तो मैं उसको अप्रूव कर सकता हूँ। उसे अप्रूव करने को हम बोलते हैं रेटिफिकेशन। मतलब मेरा कोई एजेंट नहीं था, बट उसने ऐसा कोई काम किया जो उसकी अथॉरिटी में नहीं आता था, बट वो मेरे बेनिफिट के लिए था, तो मैं उसको अप्रूव कर सकता हूँ। दैट्स ऑल। रेटिफिकेशन मींस अप्रूविंग ए पर्सन एक्ट फॉर ए ट्रांजैक्शन where the act are done by one person on behalf of principal without having the authority, then such person may elect to ratify or disown such act। अगर किसी पर्सन ने किसी और पर्सन के बिहाफ पे कोई एक्ट किया हो अथॉरिटी ना होते हुए, तो उस पर्सन के पास राइट आ जाता है कि उस एक्ट को डिसऑन मतलब नल एंड वॉइड भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। इफ ही ratify such act then this will have some effect as it has performed with the authority। अगर एक बार वो रेटिफाई हो गया तो अफेक्ट उनका सेम टू सेम माना जाएगा, जैसे कि उसने खुद ने ही वो परफॉर्म किया है। आफ्टर दैट एसेंशियल ऑफ ए वैलिड रेटिफिकेशन, जैसा हमने एजेंसी वाइज टोपल में कुछ एसेंशियल्स पढ़े थे, रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इंड्यूस होना चाहिए, एक्सप्रेस इम्प्लाइड होना चाहिए, वैसे ही वैलिड रेटिफिकेशन के भी कुछ एसेंशियल्स हैं, लाइक एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए। नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय द पर्सन हुज नॉलेज ऑन द फैक्ट इज डिफेक्टिव। इसका मतलब हम ये ले सकते हैं, अगर मान लो उस पर्सन ने कोई बात छुपाई है, तो वहां पे फिर वो नॉलेज डिफेक्टिव होगी तो उसमें वैलिड नहीं माना जाएगा। एक एग्जांपल ले ले इसमें, वेट करिए। देखो, लेट्स से यहाँ पे एक पर्सन है सार्थक, ओके, ये मेरा एजेंट है, गॉट इट, बट उसको परचेज करने की पावर नहीं है, और मैं हूँ इसका प्रिंसिपल या प्रपोज प्रिंसिपल कह सकते हो आप। ओके, अब मुझे 100 यूनिट ऑफ एक्स, 1000 यूनिट ऑफ एक्स की नीड थी, तो सार्थक ने 50 रुपीज के बिहाफ पे वो चीज मेरे को लाके दे दी, बोले सर 50 रुपए में परचेज कर। मैं ठीक है, सार्थक चाहिए तो थे ही मेरे को, कोई बात नहीं, आप ले आए तो बढ़िया हुआ। तो कितने रुपए की आ गई, 50 रुपीज की, और मैंने इसको अनअप्रूव्ड एक्ट को क्या कर दिया, अप्रूव। बट मुझे बाद में पता चला कि जो गुड्स थे वो सार्थक के ही थे, जो उसने 35 रुपए में परचेज किए थे, और उसने मेरे को 45 की जगह 50 रुपए में वो चिपका दिए। ओके, तो क्या ये जो रेटिफिकेशन मैंने किया वो सही है? क्या सार्थक ने इंप्लॉय होते हुए या एजेंट होते हुए, बट वो एक्ट करने के लिए ऑथराइज नहीं था, बट था तो मुझसे जुड़ा हुआ, तो क्या वो सीक्रेट प्रॉफिट कमा सकता है? नो, नहीं कमा सकता। तो जो नॉलेज है ना, वो डिफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल गुड फेथ में होनी चाहिए। मतलब जब मैं किसी भी एक्ट को रेटिफाई करूंगा तो मेरे सामने कोई बात कंसील ना करी गई हो, मिस रिप्रेजेंट ना करी गई हो, या फिर कोई बात छुपाई ना गई हो। फिर द होल ट्रांजेक्शन कैन बी रेटिफाई, जितनी भी ट्रांजेक्शन करी है उसने पूरी की पूरी मुझे रेटिफाई करनी पड़ेगी। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि 500 यूनिट मैंने अप्रूव कर दी, 500 मैंने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना, पूरा का पूरा मुझे करना पड़ेगा। रेटिफिकेशन कैनॉट इंजर थर्ड पार्टी, सर आपको याद करना है कि मेरे रेटिफिकेशन से किसी थर्ड पार्टी का इंजर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। लेट्स से उसने परचेज किया था और मैंने डिसओन कर दिया, ठीक है, या फिर मैं उसको अप्रूव कर रहा, डिसओन नहीं, अप्रूव कर रहा, मैं उसको रेटिफाई कर रहा हूं, तो मेरे रेटिफाई करने पे उसका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब मेरे किसी पर्सन ने थर्ड पार्टी को डिसीव करने के इंटेंशन से फ्रॉड किया, ओके, और 10 रुपए की चीज 2 रुपए में परचेज कर ली उससे, गॉट इट। अब फ्रॉड किया होगा तभी उसने 2 रुपए में परचेज करी है, फिर कोई और कोर्शन वगैरह अप्लाई किया होगा। अब ये बताओ, अगर मैं उसके एक्ट को अप्रूव करूंगा कि थर्ड पार्टी का बेनिफिट होगा, नुकसान होगा, थर्ड पार्टी का नुकसान होगा। इसीलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बोलता है कि मेरे रेटिफिकेशन से किसी भी थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, देन रेटिफिकेशन मस्ट बी विद इन रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर करना है, कम्युनिकेट करना है मुझे थर्ड पार्टी को कि मैंने रेटिफाई कर दिया है वो एक्ट, और जो एक्ट मैंने रेटिफाई किया है वो वैलिड होना चाहिए। वॉइड एक्ट में कभी भी रेटिफाई नहीं कर सकते। जैसे माइनर के साथ एग्रीमेंट किया है तो माइनर के साथ तो वॉइड अब इनिशियो होता है, मैं उसको कैसे रेटिफाई कर सकता हूं, तो वो कभी भी रेटिफाई नहीं हो सकता। तो अभी हमने क्या पढ़ा, फोर्थ टाइप ऑफ एजेंसी हमने पढ़ी, एजेंसी में रेटिफिकेशन। एसेंशियल पॉइंट क्या थे, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है, नॉलेज डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, पूरी ट्रांजैक्शन मुझे रेटिफाई करनी पड़ेगी, मेरी रेटिफिकेशन से किसी थर्ड पार्टी का इंजर नहीं होना चाहिए, एंड रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर होनी चाहिए, रेटिफिकेशन मुझे कम्युनिकेट करनी हो, जो रेटिफाई करूंगा वो वैलिड होना चाहिए। देन ये पॉइंट हमारा हो गया है पूरा।
अब आता है एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी। एजेंट की अथॉरिटी क्या है? एजेंट्स अथॉरिटी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स में क्या ड्यूटी बनती है? सारी लॉफुल थिंग्स करना जो कि ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस को आगे चलाने के लिए करते हैं। एजेंट्स अथॉरिटी इन इमरजेंसी, अब इमरजेंसी में क्या राइट्स आएंगे उसके पास? इमरजेंसी में उसके पास हर एक राइट आ जाएगा जिससे कि प्रिंसिपल को लॉस से बचाया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना आप। देन constitute a valid agency in emergency, the following condition must be satisfied। जैसे हमने नेसेसिटी पढ़ा था वैसे ही इमरजेंसी भी है, सेम टू सेम, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है। इमरजेंसी में करने के लिए क्या वैलिड पॉइंट्स होता है? आप सोचो एक बार, अगर मैंने कोई अनअप्रूव्ड एक्ट किया है, मैंने कोई अनअप्रूव्ड एक्ट किया है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप मुझे बताओ क्या क्या लीगल पॉइंट्स होने चाहिए, एसेंशियल्स क्या होने चाहिए? सबसे पहला, इमरजेंसी में कोई किया है ना मैंने काम, वो काम मेरे हित के लिए उसने किया, मेरे बेनिफिट के लिए किया हो, रीजनेबल उसने किया हो, ओके। और अगर वो नहीं करता तो मेरे को नुकसान हो जाता है, ये एसेंशियल पॉइंट हो सकता है। उसने कोई प्रैक्टिकेबल और रीजनेबल कोर्स अपनाया हो, ऐसा ना किया हो कि मेरे को ठगने के लिए उसने वो काम किया हो। तो अल्टीमेटली देखो, इसमें वैसे तो 5 दिए गए हैं, बट अगर मैं इनका निचोड़ निकालूं तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट है इनका, दैट इज द वर्क हैज बीन कंडक्टेड जस्ट टू ऑब्टेन द एडवांटेज ऑफ प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल को हमें कुछ एडवांटेज देनी है, उसके लिए वो काम किया गया है, तो वो वैलिड माना जाएगा। एसेंशियल, फर्स्ट, नोट हैव अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। एजेंट के पास अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए कम्युनिकेट करने की। सर इसका मतलब तो बताओ। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो एजेंट कोई काम करने वाला है इमरजेंसी में जिससे मेरे को लॉस से बचाया जाएगा। अब मान लो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि उसको ना बात करने का टाइम ना हो, कम्युनिकेट करने का टाइम ना हो, मतलब अगर वो मुझे बात करेगा तो वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, वो ऑफर चला जाएगा, तो उसने क्विक एक्शन लेना है अगर लेना है तो उसको बोलते हैं एजेंसी इन इमरजेंसी, कि उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी कम्युनिकेट करने की नहीं होनी चाहिए। नेसेसिटी होनी चाहिए, प्रिंसिपल की बेनिफिट के लिए होना चाहिए, और जो उसने ऑप्ट किया है वो बिल्कुल रीजनेबल और प्रैक्टिकल होना चाहिए, और जो एजेंट ने जिस गुड्स के ऊपर वो अनऑथराइज्ड एक्ट या फिर इमरजेंसी में एक्ट एक्सरसाइज किया है वो उसके पोजीशन में होने चाहिए और प्रिंसिपल के ही होने चाहिए। तो इमरजेंसी की एजेंसी के लिए, मतलब सॉरी, एजेंसी इन इमरजेंसी के लिए क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? फर्स्ट इज नेसेसिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कम्युनिकेट करने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी है कम्युनिकेट करने की, तो इट इज प्रेफरेबल कि पहले वो प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करे फिर बाद की काम करे, ओके। और जिस गुड्स पे वो ऐसा काम कर रहा है इमरजेंसी में, वो गुड्स उसके पोजीशन में होने चाहिए और प्रिंसिपल के ही होने चाहिए। और नेक्स्ट टॉपिक इज सब एजेंट। अब एक बात बताओ, एक ना सिंपल सा एग्जांपल सोचना, आप लोग बताना, मैं नहीं बताऊंगा कुछ भी। लेट्स से यहाँ पे एक पर्सन है गोपाल, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन है गोविंद, और यहाँ पे एक पर्सन है कृष्णा। अब गोपाल को कृष्णा को 10 लाख रुपए देने थे, ओके। गोपाल ने गोविंद को बोला कि आप कृष्णा के मतलब शहर तो जा रहे हो, आप ये 10 लाख रुपए ले जाओ और कृष्णा को मेरे बिहाफ पे दे देना। और गोविंद और गोपाल का काफी अच्छा बॉन्ड भी था, ठीक है, ट्रस्टेड पर्सन थे दोनों। अब गोविंद ने ये 10 लाख रुपए किसी और को दे दिए, लेट्स से किसको दे दिए? हरि को दे दिए, ओके। तो क्या ये सही है? मतलब मैंने ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के बेस पे ये पैसे इसको दिए थे, क्या सेम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मेरा हरि के ऊपर भी होगा? नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट, मैं तो हरि को जानता भी नहीं हूं। तो इसीलिए अगर प्रिंसिपल ने कोई काम किसी एजेंट को सौंपा है तो वो विश्वास करके सौंपा जाता है काम हमेशा। एजेंसी का रिलेशनशिप हमेशा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के बेस पे होता है, तो वो काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकता, समझे? ये था कंसेप्ट। बट अगर डेलीगेट वो कर देता है तो उस पर्सन को जिसको उसने डेलीगेट किया है उसको हम बोलते हैं सब एजेंट। अब कब सब एजेंट वैलिड होगा, कब इनवैलिड होगा, जनरली हम जानते हैं। बट अगर आप ओपन केस में पूछो, जनरल केस में पूछो, तो सब एजेंट को एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। पहले उसको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन कहेगा, प्रिंसिपल कहेगा तो ही वो अपॉइंट कर सकता है, अदरवाइज वो अपॉइंट नहीं कर सकता। इसका जो लैटिन मैक्सिम है वो बनेगा डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगेट। मतलब इन एजेंसी द एजेंट इज डेलीगेटी, एजेंट क्या डेलीगेटी, मतलब कोई काम उसको किसी और से मिला है, एंड बीइंग एन डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। और अगर मैं डेलीगेटी हूं, डेलीगेटर नहीं, डेलीगेटी हूं, तो मैं फर्दर डेलीगेट उसको नहीं कर सकता। तो क्या हुआ यहाँ पे? हमेशा जो डेलीगेटर होता है वही किसी और को ट्रांसफर करता है चीज को, डेलीगेटी कभी भी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। An agent cannot lawfully employ another person which he has undertaken to perform personally unless by the ordinary custom of trade a sub agent may be appointed। कोई एजेंट है
जो लॉफुली अपॉइंटेड हुआ है, तो वो किसी और को अपॉइंट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, वही काम करने के लिए जो उसको सौंपा गया था। पर अगर प्रिंसिपल ने ही कह दिया या फिर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड में है, कस्टम प्रथा चली आ रही है कि सब एजेंट को अपॉइंट करना ही पड़ेगा, तो वहां पे वो अपॉइंट कर सकता है। A sub-agent is a person employed by the original agent in the business of agency. The rule behind not appointment is ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि जो एजेंट का और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के बेस पे होता है, तो इसीलिए एजेंट किसी और को फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकता। एक्सेप्शन वेयर द एजेंट कैन अपॉइंट अ सब एजेंट, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब हम बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, दैट इज एवरी प्रिंसिपल या फिर एवरी कंसेप्ट हैव इट्स ओन एक्सेप्शंस। तो इसमें क्या है कि कब एक एजेंट सब एजेंट अपॉइंट कर सकता है। फर्स्ट इज अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही दिया गया हो, फिर ट्रेड हो, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई हो, मतलब मेरे को कोई अपॉइंट किया गया था काम करने के लिए, बट मुझे अनफोर्चुनेट सिचुएशन की वजह से बाहर जाना पड़ेगा शहर से, तो वहां पे मुझे अपना काम किसी और को डेलीगेट करना ही करना पड़ेगा। देन वेयर द सब एजेंट इज प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, प्रॉपर्ली अपॉइंटेड का मतलब क्या है, विद द अथॉरिटी with the authority of agent, the authority of agent, सुनो ध्यान से, where the sub agent is properly appointed, principal is liable to third party for the act of sub agent। कोई भी सब एजेंट काम करेगा तो उसके लिए प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूँ। ये यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे एजेंट, यहाँ पे सब एजेंट। अब अगर ये बात ये है कि जब अथॉरिटी से अपॉइंट हुआ हो सब एजेंट, तो जो भी ये काम करेगा थर्ड पार्टी के साथ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, प्रिंसिपल। द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। पहली बात सुनो, थर्ड पार्टी के साथ जो भी काम किया है उसके लिए प्रिंसिपल बाउंड होगा। अब ए सब एजेंट किसको अकाउंटेबल होता है, एजेंट को अकाउंटेबल होता है। सो एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। कोई भी सब एजेंट ने काम किया है थर्ड पार्टी के साथ, तो थर्ड पार्टी के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, और सब एजेंट के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को। The sub-agent is responsible for his act to agent but not to the principal except in case of fraud or willful wrong। जनरली क्या होता है, जो सब एजेंट होता है ना वो अकाउंटेबल और लाइबल सिर्फ एजेंट के लिए होता है, प्रिंसिपल के लिए नहीं होता। बट अगर सब एजेंट ने फ्रॉड किया है और विलफुली डिसीव करने की कोशिश करी, तो वहां पे वो प्रिंसिपल को डायरेक्ट लाइबल भी हो सकता है। सेकंड इज वेयर द सब एजेंट इज नॉट प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, जहां पे उसको प्रॉपर्ली अपॉइंटेड ना किया गया हो, मतलब जहां पे प्रिंसिपल ने कोई भी अथॉरिटी ना दी गई, कोई भी परमिशन ना दी गई हो, तो एजेंट थर्ड पर्सन के लिए भी और सब एजेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा। अब बात सुनो, अगर प्रॉपर्ली अपॉइंट किया गया तो ठीक है, प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं किया गया तो जो एजेंट होता है वो थर्ड पार्टी को भी रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल को भी रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि सब एजेंट ने कोई काम किया है, अब प्रिंसिपल तो उसको जानता नहीं है, तो ये जो भी काम करेगा थर्ड पार्टी के लिए, तो प्रिंसिपल क्या सोचेगा, ये तो एजेंट ने ही किया है, तो एजेंट थर्ड पार्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा और प्रिंसिपल को जो भी लॉस हुआ है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। प्रिंसिपल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट, बिल्कुल ठीक बात है, सब एजेंट के काम के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल एट ऑल, हाउएवर ही इज आंसरेबल ओनली टू एजेंट। अब ना एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू से बात दी गई है, आंसरेबल पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसरेबल का क्या मतलब होता है, जवाबदेही। अब एजेंट जो भी काम करेगा वो अकाउंटेबल किसको होगा, प्रिंसिपल को होगा। बट क्या सब एजेंट जो काम करेगा वो भी प्रिंसिपल को अकाउंटेबल होगा, नहीं, वो अकाउंटेबल होगा हमेशा, चाहे अथॉरिटी से हो चाहे बिना अथॉरिटी से, वो हमेशा अकाउंटेबल होता है एजेंट को। समझे, ध्यान रखना है इस बात को। उसके बाद आता है हमारा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड और सब एजेंट में ना एक फर्क है, समझिए बात को। अगर अपना ही काम हम किसी और को डेलीगेट करें, जो मेरे को एजेंसी में मिला है, तो वो होता है सब एजेंट। बट कोई और काम जिसको करने की मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी, वो कोई और काम मैंने किसी और को दिलवाया है या किसी और को दिया गया, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। एक एग्जांपल ले ले छोटा सा। सब एजेंट का तो एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर समझा दिया था, सब्स्टिट्यूटेड का देखो क्या है। अब लेट्स से यहाँ पे मैंने ए को अथॉरिटी दी थी कि सेल और परचेज कर सकते हैं गुड्स की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। अब मेरे पास एक प्लॉट भी पड़ा हुआ है, मैंने इस ए को बोला यार कोई एजेंट अपॉइंट कर दो ना, प्रॉपर्टी के जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं जो मेरी प्रॉपर्टी को बिकवा दे। उसने अपने फ्रेंड का नंबर दे दिया बी का कि सर ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये आपका घर बिकवा देगा सही मतलब दाम पे। ओके, और इसको जो काम अलॉट हुआ है वो इसी का काम है, अलग से कोई काम है, अलग से काम है, तो ये हमारा हुआ
सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। और उसके काम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? प्रिंसिपल होता है। एजेंट बस बता देगा, उसके बाद उसकी कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। ये होता है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। पर्सन अपॉइंटेड बाय द एजेंट टू एक्ट अल्टरनेटिवली फॉर द प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। अल्टरनेटिव काम करने के लिए जो पर्सन अपॉइंट होता है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आर नॉट सब एजेंट, दे आर द एजेंट ऑफ प्रिंसिपल। ओके, जो ये सब्स्टिट्यूट एजेंट होते हैं वो प्रिंसिपल के एजेंट होते हैं, सब एजेंट के, सॉरी आई एम रिपीटिंग अगेन, जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होते हैं वो एजेंट के ही पर्सन नहीं होते, वो अल्टरनेटिवली कोई काम करने के लिए अपॉइंट होते हैं, तो इसलिए वो एजेंट माने जाते हैं प्रिंसिपल की। In electing such agent, the agent is bound to exercise some amount of discretion and ordinary prudence. अब जैसे प्रिंसिपल ने उसको अथॉरिटी दी थी कि प्रॉपर्टी बिकवाने के लिए कोई ऐसा पर्सन अपॉइंट करो जो सही दाम पे बिकवा दे, बट उसने ऐसे किसी पर्सन को बिकवा दी जिसको प्रॉपर्टी डीलिंग की नॉलेज ही नहीं थी, तो ये गलत है। और एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन होता है, समझदार पर्सन, अगर अपने टाइम पे क्या अपॉइंट करेगा, वो अपने, अगर उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती तो किस पर्सन को अपॉइंट करता, तो उसी पर्सन का नाम उसको प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। इफ इट डज दिस ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल। और उसने ऐसा किया है, प्रूडेंटली उसने काम किया है, सही पर्सन का उसने नाम दिया है, तो उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। देन डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। डिफरेंस क्या है? सब एजेंट लाइबल किसको होता है? एजेंट को। ओके, और ये एजेंट, ये किसको लाइबल होता है? प्रिंसिपल को। एक ये हो गया, ये पर यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। एजेंट रिमेन लाइबल, जब एजेंट सब एजेंट को अपॉइंट करेगा तो सब एजेंट के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के लिए एजेंट की ड्यूटी वहां पे एंड हो जाएगी जहां पे उसने नाम सामने वाले को बता दिया। उसके बाद सब एजेंट डज हिज वर्क अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ एजेंट। सब एजेंट किसके कहने पे काम करता है? एजेंट के कहने पे। और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसके कहने पे काम करता है? प्रिंसिपल के कहने पे। एजेंट नॉट ओनली अपॉइंट a sub agent but also delegate to him a part of his own duties। अपनी ही ड्यूटी का कुछ पार्ट सामने वाले को डेलीगेट करता है सब एजेंट में, बट यहाँ पे कोई पार्ट डेलीगेट नहीं होता, अलग काम होता है बिल्कुल। प्रीविटिव कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता क्योंकि हमें पता था कि सब एजेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हमेशा एजेंट ही होता है, बट यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूटेड है तो प्रीविटी होता है, मतलब थर्ड पार्टी उसको शो कर सकती है। ओके, इसका मतलब ये प्रीविटिव कॉन्ट्रैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द प्रिंसिपल एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। और उसमें प्रीविटी क्यों नहीं? कि सब एजेंट के काम के लिए कभी भी प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस ऑथराइज ना हो, बट सब्स्टिट्यूट तो प्रिंसिपल का ही एजेंट होता है कोई और काम करने के लिए, तो वो जो भी काम करेगा वो हमारा प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा थर्ड पार्टी के लिए। सब एजेंट रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट ओनली, और सब्स्टिट्यूट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल, और एजेंट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ सब एजेंट। सब एजेंट के काम के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंसिपल को, बट यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं होता। सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर रेम्युनरेशन ड्यू टू हिम। अब एक बात बताओ ना, अब मेरे एजेंट ने कोई सब एजेंट अपॉइंट किया है, तो क्या मैंने बोला था उसे, एज्यूम कर रहा हूं नहीं, तो क्या उसको फीस रेम्युनरेशन एजेंसी का मैं दूंगा? बिल्कुल भी नहीं दूंगा। देगा कौन? एजेंट देगा। तो इसीलिए सब एजेंट का मेरे ऊपर कोई राइट नहीं आएगा रेम्युनरेशन मांगने का, बट जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है वो तो उसके पास तो राइट है, उसको तो मैं ही दूंगा ना जो भी रेम्युनरेशन देना है, कमीशन देना है, तो इसलिए वो मुझे शो कर सकता है। सब एजेंट मे बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, मतलब सब एजेंट विदाउट एनी अथॉरिटी भी अपॉइंट हो सकता है, बट सब्स्टिट्यूटेड तो हमेशा ही ऑथराइज्ड वे में अपॉइंट होता है। तो ये थी हमारी सब एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। देन ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एजेंट। एजेंट की ड्यूटी क्या है? बहुत ही आसान से टॉपिक है। फर्स्ट इज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जो प्रिंसिपल बोलेगा वो कहा मानना उसका, उसकी ड्यूटी बनती है। रीजनेबल केयर एंड स्किल, डिलीजेंटली काम करना, समझदारी से काम करना, ध्यान से काम करना। ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट, अगर उसको अकाउंट बनाने की या फिर उसको हिसाब किताब रखने की पावर है तो जब भी प्रिंसिपल मांगेगा उसको ट्रू अकाउंट रेंडर करने पड़ेंगे। देन एजेंट ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। एजेंट की ड्यूटी बनती है कि प्रिंसिपल को कम्युनिकेट करे, जो भी डिस्क्रिप्शंस आएंगे, जो भी मतलब डिफिकल्टीज आएंगे, हर्डल्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वो खुद चीफ बन के डिसीजन ले ले। ओके, उसको खुद डिसीजन नहीं लेना है। जो भी कंटेशियस मैटर है, जो भी डिफिकल्ट मैटर है, सबसे पहले प्रिंसिपल की सलाह लेनी है और फिर आगे उसको काम करना पड़ेगा। नोट टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट, अपने अकाउंट पे या अपने नाम पे कोई भी काम नहीं करना। नोट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, कोई भी सीक्रेट या हिडन प्रॉफिट
प्रिंसिपल की ट्रांजेक्शन से नहीं कमाना। नोट टू डेलीगेट, अपना काम डेलीगेट नहीं करने का उसका फर्ज बनता है। ड्यूटी टू पे द सम रिसीव फॉर द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नाम पे अगर उसको कोई पैसा मिला है तो किसको दे, वो प्रिंसिपल को वापस दे दे। और कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो ड्यूरिंग द एजेंसी उसको मिली है प्रिंसिपल की, वो बाहर जाकर डिस्क्लोज ना करे। तो दीज आर द सम ड्यूटीज ऑफ एजेंट। ओके, उसके बाद हमारा आता है राइट ऑफ एन एजेंट। राइट क्या होते हैं? राइट टू रिटेन सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। जैसे बात सुनो, ऊपर भी बात शुरू हुई थी अपनी कि अगर प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट को कोई भी पैसा मिलता है तो उसको वापस देना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसने बोल दिया कि रिटेन भी कर सकता है, वो सही क्या बात हुई? ये कॉन्फ्लिक्शन कैसे है बताओ ना? कॉन्ट्रडिक्शन कैसे दोनों बातों में? वहां कह रहे ड्यूटी में कि वो नहीं रख सकता, यहाँ कह रहे कि वो रख सकता है। हाउ इज इट पॉसिबल बताओ? ये ना इस चीज में कह रहा है कि अगर मान लो प्रिंसिपल को कोई पैसा देना था एजेंट को, बट प्रिंसिपल नहीं दे रहा, तो एजेंट को जो भी बाद में प्रिंसिपल के बिहाफ पे पैसा मिलेगा तो वो अपने पैसे के लिए रख सकते हैं। जैसे मान लो मैं किसी का एजेंट हूँ, मुझे किसी से 10,000 रुपये मिलने हैं, मेरा प्रिंसिपल है वो जिससे मुझे 10,000 मिलने हैं। अब कोई और कस्टमर से मेरे पास 15,000 रुपीज आए हैं, तो क्या मैं 10,000 में काट के 5,000 दे सकता हूँ प्रिंसिपल को? डेफिनेटली यस, दे सकता हूँ। अब देखो कौन से केसेस में राइट टू रिटेन का उसके पास राइट है, रिटेन करने का राइट है। फर्स्ट इज अगर एडवांसेस का पैसा है कि मैंने पहले लोन दिया था प्रिंसिपल को, वो वापस नहीं आ रहा मेरे पास, तो उसके लिए रिटेन मैं कर सकता हूँ, रेमोनेशन के लिए कर सकता हूँ। और राइट कैन बी एक्सरसाइज ऑन सम रिसीव्ड बाय हिम ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल, और मैं पैसा सिर्फ उसी के लिए रख सकता हूँ जिसका मैंने काम किया हो, दैट इज प्रिंसिपल ओनली। रेमोनेशन लेने का अधिकार है। राइट ऑफ लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, जो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी है, जो प्रिंसिपल की संपत्ति है, क्या उसके ऊपर वो कब्जा भी कर सकता है? अगर उसको पैसा 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 नहीं मिला तो क्या वो कब्जा भी कर सकता है क्या? यस और नो? यस, डेफिनेटली कर सकता है, बट उसकी कुछ कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। सबसे पहला, जो उसको पैसा मिलना है वो लीगल पैसा होना चाहिए। सेकंड, प्रॉपर्टी ऑन विच द लीन इज एग्जीक्यूटेड बिलोंग टू द प्रिंसिपल, और जो प्रॉपर्टी पे मैं लीन एक्सेस करना चाह रहा हूँ, कब्जा एक्सरसाइज करना चाह रहा हूँ, वो प्रिंसिपल का होना चाहिए। ओके, और एजेंट ने वो रिसीव किया हो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एजेंसी। देन एजेंट लीन इज लो, ये दो चीज समझना, लोस्ट वाले बाद में पढ़ेंगे हम। कब मतलब लीन कर सकता है वो? पहला, उसने वो पैसा प्रिंसिपल की, रुको आई एम रिपीटिंग अगेन, सबसे पहला वो पैसा जो उसको प्रिंसिपल से मिलना था वो लॉफुल पैसा होना चाहिए, कोई अनलॉफुल पैसा नहीं होना चाहिए। सेकंड, जो प्रॉपर्टी वो लीन कर रहा है वो प्रिंसिपल की ही होनी चाहिए। ओके, और अगर अनलॉफुल मींस से एक्सरसाइज किया है लीन तो वहां पे वैलिड बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। सो व्हाट आर द 3 पॉइंट्स? फर्स्ट इज, जिस एडवांस के लिए या जिस पैसे के लिए वो कब्जा करना चाह रहा है वो लीगल पैसा होना चाहिए, वाइट मनी होना चाहिए वो। सेकंड, जिस प्रॉपर्टी पे वो लीन करना चाह रहा है एक्सरसाइज, वो हमेशा किसकी होनी चाहिए? प्रिंसिपल की होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो इनवैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वैलिड माना जाएगा। अब राइट ऑफ लीन कब चला जाएगा उसके हाथ से? फर्स्ट इज, जब प्रॉपर्टी चली गई, जब वेव ऑफ कर दिया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एजेंट कभी भी लीन नहीं करेगा, तो उस टाइम पे वो कभी भी लीन नहीं कर सकता। राइट टू इंडेमनिटी, अगर प्रिंसिपल की वजह से एजेंट का कुछ भी नुकसान होता है तो भरपाई कौन करेगा? हमेशा प्रिंसिपल करता है। देखो मतलब हम कितनी दफा न्यूज में सुनते हैं कि फैक्ट्री में जो लेबर्स होते हैं वो काम करते हैं और कई बार कई हादसा भी हो जाता है, तो उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन कौन देता है? जो साइट का ओनर होता है वही देता है, तो वो इंडेमनीफाई करना। ओके, राइट टू इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट द एक्ट डन इन गुड फेथ, गुड फेथ में कोई काम किया है, इंस्ट्रक्शन से काम किया है तो क्लेम कर सकता है। एजेंट कैन नॉट क्लेम एनी रिम्बर्समेंट ऑफ लॉस फॉर राइजिंग आउट ऑफ एक्ट डन बाय हिम वियोलेशन ऑफ एनी पेनल लॉज ऑफ द कंट्री। कुछ नहीं करके, सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसा एक्ट किया है जो करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं था, तो एजेंट कोई भरपाई करवाने के लिए लाइबल नहीं है। नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू क्रिमिनल एक्ट, मतलब अगर एजेंट को प्रिंसिपल ने कोई क्रिमिनल एक्ट करने के लिए अपॉइंट किया हो, कि रिजल्ट से मर्डर करवाने के लिए, कोई चोरी करवाने के लिए, किसी को किडनैप करवाने के लिए, कोई स्मगलिंग करने के लिए कोई भी काम किया है, तो वहां पे एजेंट को जो पैसा मिलना था उसके लिए वो प्रिंसिपल को शू नहीं कर सकता, मतलब प्रिंसिपल बाद में डिनाई भी कर सकता है। राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी कॉज बाय द प्रिंसिपल नेग्लेक्ट,
प्रिंसिपल की लापरवाही की वजह से कोई भी अगर एजेंट को नुकसान हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो एजेंट कंपनसेशन ले सकता है। ये पेज थोड़ा सा ब्लर है तो आप प्लीज कोऑपरेट करना। प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, देखो यहाँ तक हमारे राइट्स हो गए कंप्लीट। 4 राइट हमने पढ़े इसमें। फर्स्ट इज रिटेन करना, सेकंड रेमुनरेशन लेना, लीन एक्सेस करना, एंड देन इज इंडemnify करवाना। ओके, प्रिंसिपल लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी, एजेंट ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में स्कोप में रह के कोई भी काम किया है तो प्रिंसिपल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रिंसिपल्स लायबिलिटी व्हेन एजेंट एक्सीड द अथॉरिटी, अगर एजेंट ने कोई ऐसा काम किया है जो उसको अथॉरिटी नहीं थी, अथॉरिटी से बाहर जाके उसने काम किया है, तो क्या लायबिलिटी होगी? डिपेंड करता है क्या लायबिलिटी होगी। अगर प्रिंसिपल ने उस एक्ट को रेटिफाई कर दिया है तो प्रिंसिपल लाइबल होगा, अगर प्रिंसिपल ने उसको रेटिफाई नहीं किया है तो प्रिंसिपल लाइबल बिल्कुल भी नहीं होगा। कंसिक्वेंसेस ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट, मतलब नोटिस का मतलब यहाँ पे होता है कि कोई बात एजेंट को बताना, किसी नॉलेज में डालना कोई बात। मतलब अगर एजेंट की नॉलेज में कोई बात आ गई है तो ये माना जाएगा कि वो प्रिंसिपल की नॉलेज में भी आ गई है। प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर द एजेंट फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और टोर्ट। मिसरिप्रेजेंटेशन made or for fraud or tort committed by the agent in the ordinary course of business, then principal will be responsible। अगर वो काम उसने प्रिंसिपल के लिए किया है तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रिंसिपल के लिए नहीं किया, आउटसाइड द अथॉरिटी किया है तो प्रिंसिपल लाइबल नहीं होगा। पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी, लिसन एवरीवन, जनरली जो एजेंट होता है ना वो पर्सनली लायबल नहीं होता, उसके एक्ट के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है हमेशा। बट कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे हमारा जो एजेंट है वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तब प्रिंसिपल की जगह एजेंट पर्सनली लायबल होगा जब मेरा प्रिंसिपल फॉरेन में रहता हो, फॉरेन प्रिंसिपल हो, फिर अगर एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज ना किया हो ट्रांजैक्शन करते टाइम। थर्ड, इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल हो, मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में ही कि प्रिंसिपल माइनर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर माइनर प्रिंसिपल हुआ तो अल्टीमेटली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? एजेंट ही होता है, तो इसलिए प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए। प्रिटेंडेड एजेंट, सेम इसी वाली बात है कि उसने अपने आप को एजेंट बताया था बट वो एजेंट नहीं था, तो वहां पे वो पर्सनली लायबल माना जाता है। व्हेन द एजेंट एक्सीड द अथॉरिटी, एक्सीड किया हो और प्रिंसिपल ने उस एक्ट को डिसऑन भी कर दिया हो, तो वहां पे जो लायबिलिटी है वो पर्सनली किसकी रहेगी? एजेंट की रहेगी। बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, देन राइट ऑफ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के क्या राइट्स हैं? राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज्ड एजेंट, इफ द एजेंट मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हु नीदर नो nor has reason to believe that a person making the contract is the agent, then third party have the same right as against the agent if the agent is a principal। मतलब अगर एजेंट ने ट्रांजेक्शन करते टाइम अपने प्रिंसिपल को डिस्क्लोज नहीं किया था, ओके, या फिर ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि मैं प्रिंसिपल हूं, तो थर्ड पार्टी के ऊपर वो सारे राइट एजेंट के ऊपर आ जाएंगे जो उसकी प्रिंसिपल के ऊपर होते थे। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी उस एजेंट को क्या मानेगी? प्रिंसिपल मानेगी, क्योंकि उसने किसी और को डिस्क्लोज ही नहीं किया। If the principal is disclosed himself before the completion of contract, third party is unwilling to enter into an agreement with such principal, he may repudiate the contract। But कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के पहले प्रिंसिपल ने अपने आप को डिस्क्लोज कर दिया कि झूठ बोल रहे हैं, प्रिंसिपल तो एक्चुअली मैं हुई तो मेरे बिहाफ पे काम कर रहा था और थर्ड पार्टी मेरे साथ एंटर नहीं करना चाह रहा, तो वो रेपुडिएट भी कर सकता है। समझे? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल, व्हेन द एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज दैट ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट, the principal require the performance, then principal can obtain such performance subject to same terms and condition as existed between agent and third party। बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है ये, सुनना ध्यान से। लेट्स से यहाँ पे राम, यहाँ पे है लक्ष्मण। अब लक्ष्मण ने अपने आप को भरत के सामने राम का एजेंट शो किया है, मतलब, या फिर एक पॉइंट ले लेते हैं, लक्ष्मण ने भरत के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ राम। राम का उसने कोई नामो निशान भी नहीं बताया, उसने क्या बताया कि मैं ही प्रिंसिपल हूं और मुझे ये चीज चाहिए है। बट जब राम को ये बात पता चली कि लक्ष्मण ने बिना मेरा नाम डिस्क्लोज किए भरत के साथ ट्रांजेक्शन करी है, तो वो सोचा चलो ठीक है ना, सारी जो टर्म्स एंड कंडीशन फेयर है, सही है, अनरीजनेबल कोई भी नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करवाना चाहता है। तो जो इनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई थी वो एज इट इज राम को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मतलब
कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले अगर अनडिस्क्लोज एजेंट या फिर कह लो सपोज टू बी प्रिंसिपल का मतलब ये था कि जब एजेंट ने अपने आपको ना बताया हो और प्रिंसिपल को बाद में पता चला हो और वो ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट भी करना चाह रहा हो तो उसको सेम टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करना पड़ेगा, सेम टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक बच्चे का कमेंट आया है कि सर इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाओ। वेट, समझाते हैं। देखो, यहाँ पे एक पर्सन है ए, यहाँ पे एक पर्सन है बी, यहाँ पे एक पर्सन है सी। अब बी ना सी के साथ एंटर कर रहा है कोई भी ट्रांजेक्शन और इसने डिस्क्लोज नहीं किया कि वो एजेंट मतलब ए के बिहाफ पे मतलब प्रिंसिपल के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब जब ए को ये बात पता चली कि सी ने मेरे नाम पे मेरे बिहाफ पे 10,000 यूनिट लेने का ऑर्डर कर लिया और बिना मेरा नाम डिस्क्लोज किए, ठीक है, मेरे को बताया भी नहीं ना मेरे बारे में सामने वाले को बताया, एट द रेट ऑफ 10 पर पीस। जब इन्हें सोचा यार ये चीज तो बाहर 12 रुपए की मिलती है और इसने 10 रुपए में परचेज कर ली है, तो ये चीज तो मेरे फेवर में है, राइट। तो यहाँ पे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना चाह रहा है तो जो भी टी एंड सी, बी और सी के बीच में एग्री हुई थी वो सारे के सारे इसको एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये चीज ध्यान में रखना। थर्ड, option to a third party to sue the agent or principal. Right of person dealing with the agent personally liable. When the agent personally deal with the third party and third party after discover that principal then third party may either sue the principal or agent or both। कुछ नहीं कर के सिंपल सी बात है, ये छोड़ना हो तो छोड़ देना, बट याद होना चाहिए आपको ये चीज कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले एजेंट ये डिस्क्लोज कर देता है कि ये मेरा प्रिंसिपल है, थर्ड पार्टी को पता चल जाता है कि ये एजेंट था, प्रिंसिपल कोई और है, तो थर्ड पार्टी के पास दोनों के ऊपर राइट आएंगे कि वो थर्ड पार्टी होने के उससे मतलब बीइंग ए थर्ड पार्टी एजेंट को भी शू कर सकता है, प्रिंसिपल को भी शू कर सकता है। Consequences of inducing the agent or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable। बट कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि कब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कि इस ट्रांजेक्शन के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल था, उस ट्रांजेक्शन के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वही एप्लीकेबल मान लिया जाएगा बस। देन अवर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी, कि हमारी जो अथॉरिटी है वो कब रिवोक हो जाएगी। फर्स्ट इज बाय रिवोकेशन, कब टर्मिनेट हो जाएगी, वी कैन से टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, कि टर्मिनेट कब हो जाएगी। फर्स्ट इज बाय रिवोकेशन, बाय रेनंशिएशन, इंसॉल्वेंसी, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, डेथ ऑफ प्रिंसिपल, एक्सपायरी ऑफ टाइम, इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, जब प्रिंसिपल रिवोक कर ले एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली तो वहां पे एजेंसी रिवोक हो जाएगी, बट प्रिंसिपल की ड्यूटी बनती है कि वो एजेंट को रीजनेबल टाइम का नोटिस दे। रीजनेबल टाइम का नोटिस नहीं दिया, प्री मैच्योर टर्मिनेशन किया है, तो एजेंट को जो भी जैसा भी नुकसान हुआ है वो प्रिंसिपल को भरपाई करनी पड़ेगी। रेनंशिएशन बाय एजेंट, देखो रिवोकेशन की बात आती है तो मतलब प्रिंसिपल रिमूव कर रहा है उसे, ठीक है, आप मेरी अथॉरिटी वापस दो। रेनंशिएशन एजेंट खुद छोड़ के जा रहा है कि मुझे अब आपका एजेंट नहीं बनना है, तो पॉइंट यहाँ पे सेम आते हैं, रीजनेबल टाइम का नोटिस देना पड़ेगा, नहीं दिया तो कंपनसेट करना पड़ेगा। ओके, देन सॉरी नॉट कंसिक्वेंस, आई एम रिपीटिंग अगेन, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, जिस बिजनेस के लिए मैंने एजेंसी बनाई तो बिजनेस हमारा कंप्लीट हो गया है तो एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। डेथ और इंसैनिटी, हमारा जो प्रिंसिपल है या एजेंट है उसकी डेथ हो गई या वो इंसेन हो गया तो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, टाइम एक्सपायर हो गया, तो वहां पे भी हमारी एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नंबर में पहले आ चुका है। व्हेन द एजेंसी इज इररिवोकेबल, इररिवोकेबल का क्या मतलब होता है कि जब एजेंसी टर्मिनेट नहीं होगी इवन दो किसी की डेथ क्यों ना हो जाए। एक बात सुनो, लेट्स से यहाँ पे गोपाल है, गोपाल को 1 लाख रुपए देने थे एजेंट को, ओके। अब एजेंट यहाँ पे कौन है, कृष्णा। अब बाय फॉल्ट इसकी हो जाती है डेथ। अब जो उसका सन है भीम, क्या उसको अथॉरिटी जाएगी, जनरली नो, बट केस मैंने क्या छुपाया आपके सामने, गोपाल का एक घर भी था, गोपाल ने कृष्णा को बोला क्या मेरा घर बिकवा दो और जो पैसे आएंगे उससे आप अपना डेट सेट ऑफ कर लेना, उससे आप अपना डेट सेट ऑफ कर लेना। तो इसमें